आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म AOC4 ऑफलाइन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, MCA ने रिसेंटली अभी एनुअल फाइलिंग फॉर्म का जो लॉट है वो लॉन्च करा था, जिसमें एक नया ऑफलाइन करके एक यूटिलिटी जो है इंट्रोड्यूस करी है। क्या है ये ऑफलाइन यूटिलिटी और क्या प्रोसेस होता है ऑफलाइन फॉर्म फाइल करने के लिए, पर्टिकुलरली फॉर AOC4, और क्या इम्पोर्टेंट टिप्स हैं हमें ध्यान रखनी है जब हम ऑफलाइन यूटिलिटी में फॉर्म फाइल कर रहे हैं, और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं हमें करने से बचना है ताकि हम इजी तरीके से ऑफलाइन फॉर्म फाइल कर सकें। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं इस चीज़ की गारंटी तो ज़रूर दे सकती हूँ कि आपको ऑफलाइन फॉर्म बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज़ वेब फॉर्म से ईजी है ऑफलाइन फॉर्म। बट आपको एक बारी फॉर्म बना के देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। पर बेसिकली ये जो चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, आपको इससे एक थॉरो आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये फॉर्म बनाना है और कौन कौन सी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इस फॉर्म को बनाते वक्त ध्यान रखनी है। और हो सकता है ये मिस्टेक्स आप भी कर रहे हों, या फिर ये वाली चीज़ें जब आप फॉर्म बनाएंगे तो आपको ध्यान रखनी है। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल मंजू शर्मा के साथ। ये वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो तभी भी देखिएगा, बिकॉज़ ऑफलाइन जो है एक नई यूटिलिटी है MCA V3 में। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि क्या प्रोसेस है बेसिकली ऑफलाइन फॉर्म फाइल करने के लिए। और अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं लाइव AOC4 फॉर्म फाइल करके दिखाऊं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि एक लाइव AOC4 कैसे बनाते हैं वो भी हम एक डेमो देख सकें। आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डिस्कस करते हैं क्या बेसिकली AOC4 का प्रोसेस है। इस वीडियो में आप दो पार्ट्स में इस वीडियो को देखेंगे। पहला है प्रोसेस टू फाइल द फॉर्म, एंड दूसरा है कौन कौन से मिस्टेक्स एंड एरर्स करने से हमें बचना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे, बिकॉज़ ये पोस्ट लॉगिन फैसिलिटी है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद MCA सर्विसेज में जाना है, कंपनी ई फाइलिंग में जाना है, एंड एनुअल फाइलिंग में। वहाँ पर आपको ये वाला स्क्रीनशॉट बेसिकली अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको AOC4 वेब है ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो है AOC4 ऑफलाइन है। इट इज़ नथिंग अ काइंड ऑफ यूटिलिटी, इट इज़ जस्ट अ फॉर्म में आपको एक एक्सेल बेसिकली फाइल दे दी गई है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे ये काम करती है। अगर पाथ की मैं बात करूँ, पाथ आपका बेसिकली यहाँ से मिलेगा। जिस फॉर्म के आगे ऑफलाइन लिखा आ रहा है वो बेसिकली आपके ऑफलाइन मोड में फिल होंगे। ये हमारा बेसिकली यूज़र इंटरफेस होगा। जैसे मैंने फॉर्म पर क्लिक करा AOC4 ऑफलाइन, ये बेसिकली एक नया विंडो ओपन होगा। मतलब जिसमें आपने क्लिक करा वो विंडो तो रिमेन रहेगा ही रहेगा, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, और वो विंडो जो है वो इस तरीके का दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। जैसे आपको यहाँ पर रेड लाइन में दिखाई भी दे रहा होगा। यूज़र इंटरफेस बेसिकली इसको बोलते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले AOC4 ओपन होगा, और हर फॉर्म के अगेंस्ट में, चाहे वो लिंक्ड फॉर्म हो चाहे AOC4 हो, आपको इंस्ट्रक्शन किट ज़रूर दे रखी होगी। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रक्शन किट ज़रूर पढ़िएगा। मैं अपने हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि ये सारे नए फॉर्म्स हैं, इंस्ट्रक्शन किट को एक बारी ज़रूर पढ़िएगा। ये जो वीडियो बनाई गई है ये एक्यूमुलेट करके इन सब चीज़ों से ही बनाई गई है। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लगा है, तो आई अप्रिशिएट इफ़ यू कैन हिट द लाइक बटन रीचिंग इट माई वीडियो, एंड ऑल्सो लीव अ कमेंट फॉर मी एज एन अप्रिशिएशन। आइए बात करते हैं। फॉलोइंग यूज़र इंटरफेस विल गेट ओपन इन अनदर विंडो। Fill all the information like general information of the company, signatory details, AGM details, subsidiary details, auditor details, RPT and CSR applicability at this interface in AOC4 other linked form as per applicability. इंग्लिश में नहीं जाते हैं। बेसिकली आपको ये एक यूज़र इंटरफेस ओपन होगा, उसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जैसे आपका बेसिकली डायरेक्टर्स का डिटेल हो गया, AGM का डिटेल्स हो गया, ऑडिटर का डिटेल्स हो गया, एंड अकॉर्डिंगली अगर आपका CSR का एप्लीकेबिलिटी है
आरपीटी का एप्लीकेबिलिटी है उसको येस और नो क्लिक करना है। येस और नो क्लिक करोगे तो फर्दर आपका नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो आपका जो यूज़र इंटरफेस है ना वो यही रहने वाला है। सो जैसे मैंने ये वाला यूज़र इंटरफेस मतलब AOC 4 फिल कर दिया। AOC 4 फिल करने के बाद मैं यहाँ पर एंड में कॉर्नर में जाके मेरा सेव बटन होगा। सेव के बाद फिर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ इसी इंटरफेस पे रहेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगी एक मेरा मैसेज आएगा, सबमिशन सक्सेसफुल, प्लीज़ क्लिक ऑन ओके बटन टू प्रोसीड टू द AOC 1। सो इस केस में मैंने AOC 1 पे क्लिक करा है। तो जैसे आपके लिंक्ड फॉर्म की एप्लीकेबिलिटी होगी वैसे वैसे आपके लिंक्ड फॉर्म इसी यूज़र इंटरफेस में ओपन हो जाएंगे। सो जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, AOC 4 सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मेरी जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी वो नेक्स्ट विंडो खुलेगी AOC 1 की, बिकॉज मैंने सब्सिडरी डिटेल में येस क्लिक करा था AOC 4 में। सो यहाँ पर मेरा AOC 1 ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये AOC 4 का इंटरफेस है। अगर मैं इसे क्लिक करूँगी तो मेरा AOC 4 खुल जाएगा। अगर मुझे कुछ चेंज करना है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। इस एरो को क्लिक करने पर मेरा AOC 4 खुल जाएगा। सो यहाँ पर देखिए अभी AOC 4 सबमिटेड दिखा रहा है। सो अगर मुझे कुछ चेंज करनी है इस एरो पे जाके मैं चेंज कर सकती हूँ। देन AOC 1 में अगेन यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन किट दे रखी है। सो इंस्ट्रक्शन किट को ज़रूर से रीड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर AOC 1 में भी मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आपकी जो जॉइंट वेंचर है या आपकी सब्सिडरी है या जो भी डिटेल्स है वो कितनी है। बस आपको नंबर डालने हैं यहाँ पर 1 और 2 करके, एंड देन आपको ये सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे, जैसे अभी यहाँ पर AOC 4 सबमिटेड आ रहा है, अब AOC 1 सबमिटेड आ जाएगा और आपका जो मैसेज होगा वो मैसेज होगा सबमिशन सक्सेसफुल, प्लीज़ क्लिक ओके बटन टू प्रोसीड टू द AOC 2। बिकॉज मेरे केस में मैंने AOC 2 भी सेलेक्ट करा था AOC 4 में। सो मेरे केस में ये वाला नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने AOC 1 सबमिट करा, यहाँ पर मेरा एक्शन हो गया सबमिटेड और AOC 2 उसने मुझे ओपन करके दे दिया मेरे यूज़र इंटरफेस में। अब यहाँ पर लेट्स से मुझे कुछ चेंज करना है। मेरे को नंबर ऑफ़ सब्सिडरीज़ मैंने 1 कर दिया था, मेरा 2 करना था। सो मैं यहाँ पर इसको एरो को क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकती हूँ। अब यहाँ पर AOC 2 फिल करेंगे। AOC 2 में भी मेरे से वो डिटेल मांगेगा कि आपकी डिटेल्स कितनी हैं। AOC 2 के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ नंबर्स देने हैं, 1 डिटेल और 2 डिटेल, एट आर्म्स लेंथ एंड नॉट एट आर्म्स लेंथ, एंड देन सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी मेरा थर्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। उसमें भी मेरे को इंस्ट्रक्शन किट दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए मेरा AOC 4 सबमिट हो गया, AOC 1 सबमिट हो गया, AOC 2 सबमिट हो गया। अब जैसे मैं एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन फिल करूँगी, इसमें भी मेरे को बेसिकली नंबर डालने हैं कि मेरे को ऑडिटर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, 1 और 2 फील्ड। ये जितने भी लिंक्ड फॉर्म है ना, यहाँ पर बस आपको 1 2 जितनी भी आपकी एप्लीकेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालनी है। बस बेसिस ऑन डैट वो आपकी वहाँ पर एक्सेल जनरेट करके देगा। सो यहाँ पर आपने ऑडिटर रिपोर्ट का जैसे ही सबमिट करा आपका बोर्ड रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए AOC 4 सबमिटेड, AOC 1 सबमिटेड, AOC 2 सबमिटेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट सबमिटेड। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, ये मेरा लास्ट फॉर्म है। ये सब्जेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी चेंज हो सकता है, बट AOC 4 एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर, एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट ये मैंडेटरी है हर कंपनी के केस में। सो यहाँ पर देखिए इसकी इंस्ट्रक्शन किट यहाँ पर दे रखी है। सो हर फॉर्म के अगेंस्ट में इंस्ट्रक्शन किट ज़रूर दे रखी है। सो अब ये मेरा लास्ट फॉर्म है, मतलब लास्ट लिंक फॉर्म है। सो जैसे ही मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करूँगी मेरा एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगा। वो विंडो ओपन नहीं होगा, बेसिकली मेरे को मैसेज दिखाएगा ये वाला, एक्सेल जनरेशन इज़ इन प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट। डेट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट। आपको यहाँ पर लॉग आउट नहीं करना है, बिकॉज अभी आपको यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि आपकी जो एक्सेल है वो जनरेट हो रही है। सो कई बार क्या होता है, आप अगर वो स्क्रीन क्लोज कर दोगे तो आपकी एक्सेल जनरेट ही नहीं होगी।
सो यहाँ पर जैसे ही जनरेट हो जाएगी आपको यहाँ पर मैसेज देगा एक्सेल जनरेशन कंप्लीटेड। सो अभी आप उसी इंटरफेस पर है, पर जैसे ही आपका ये मैसेज आएगा एक्सेल जनरेशन कंप्लीटेड, देन आपको क्या करना है, ये देखिए ये वाला इंटरफेस मेरा ओपन हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं सो थोड़ा सा इसे जूम करती हूँ। सो मैंने थोड़ा सा इसे जूम करा है। सो यहाँ पर देखिए ये मेरा इंटरफेस, मतलब अभी इसी इंटरफेस पर हम जहाँ पर हमने ऊपर देखा AOC4 सबमिटेड, AOC1, AOC2, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। सो अभी तक मेरा ये वाला जो इंटरफेस था वो ओपन नहीं था, बट जैसे मैंने ओके पे क्लिक करा, सो एक ओके पे क्लिक करने के बाद ये मेरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे मेरा ये इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर देखिए पर्पल कलर में मार्क है डाउनलोड। आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे आपकी एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। आफ्टर सबमिटिंग द पेरेंट एंड ऑल लिंक्ड फॉर्म अ पैनल टाइटल एक्सेल डाउनलोड एंड अपलोड विल अपीयर। यहाँ पर अभी जो ऊपर मैंने बताया वही बताया कि जैसे आप पेरेंट फॉर्म और लिंक्ड फॉर्म सबमिट कर देंगे, एक नया पैनल आपका ओपन हो जाएगा विच इज़ कॉल्ड एक्सेल डाउनलोड एंड अपलोड। एंड देन क्लिकिंग on download button, a zip folder will be downloaded containing all Excel files for both parent and linked form. Each file will include details such as form ID, SIN, financial year and date। मतलब अभी आप जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर फिल कर आए थे यूज़र इंटरफेस में, इस एक्सेल्स में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल्ड इन होकर आएंगी। सो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंक्लूडिंग योर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर फिगर्स, अगर आपने फाइलिंग करी है तो। सो ये देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर मेरा जिप फोल्डर डाउनलोड हुआ, जिप फोल्डर को मैंने ओपन करा। सो यहाँ पर देखिए AOC1, AOC2, AOC4, ऑडिटर एंड डायरेक्टर रिपोर्ट। ये यहाँ पर सिन कंपनी का सिन होगा, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर किस फाइनेंशियल ईयर का और किस डेट को बनी है वो वाली डेट। सो आपको क्या करना है, इस फोल्डर को अनजिप करना है और यहाँ से ये कॉपी करके एक नए फोल्डर में इन सारे एक्सेल्स को कॉपी करना है। एंड अब आप लॉग आउट कर दो अपनी स्क्रीन से। लॉग आउट करके अब आपको आराम से इन एक्सेल्स को फिल इन करना है। फिल इन करने के बाद ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले सेक्शन में 1 बाय 1 आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा अगर कोई एरर नहीं आया तो। अच्छा, यहाँ पर एक नई बात क्या है, जैसे ही आपका कोई एरर आएगा, वो कौन सा एरर होगा, कैसे रीड करेगा, वो भी अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये नई यूटिलिटी है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि एरर्स को रीड कैसे करना है, किस तरीके के एरर्स आ सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये नीचे अभी हम कवर करेंगे ये वाले पार्ट को भी। सो होप आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी। ये अभी फ्रेमवर्क था कि प्रोसेस क्या है फॉर्म को फाइल करने का। सो कोई भी क्वेरी अभी तक आपको रेज़ होती है दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में रेज़ कर सकते हैं। सो अब देखिए यहाँ पर मेरी एक्सेल डाउनलोड हो गई। डाउनलोड करने के बाद नाउ यू कैन फिल ऑल द एक्सेल फाइल्स ऑफलाइन विदाउट स्टेइंग लॉग्ड इन टू MCA। सो अभी तक मैं ये जो इंटरफेस में काम कर रही थी, मैं लॉग इन करके कर रही थी। अब मेरा जिप फोल्डर डाउनलोड हो गया। अब मैं लॉग आउट करके आराम से इन एक्सेल्स को फिल करूँगी। फिल करने के बाद 1 बाय 1 अपलोड करूँगी। अगर अपलोड करते वक्त कोई एरर आया तो एक रेड कलर का लिंक अपीयर होगा हर फाइल के नीचे, एंड वो फिर मुझे उस एरर पर क्लिक करना है और वो एरर नोटपैड में डिस्प्ले होगा बेसिकली। उसके बाद क्या करना है, आपको करेक्ट करना है उस एरर को एक्सेल फाइल में जाके और फिर से अपलोड करना है, और ये रिपीट करना है सब लिंक्ड फॉर्म के लिए। सो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। मैंने AOC4 फिल करा, फिल करने के बाद अपलोड करा, मुझे एरर आया। जैसे ही मैं इस रेड वाले आइकन पर क्लिक करूँगी, मतलब रेड वाले लिंक पर क्लिक करूँगी, मेरे सामने एक नोटपैड का एरर डिटेल्स ओपन हो जाएगा।
उस एरर डिटेल्स को मुझे रीड करना है। रीड करने के बाद मुझे अपनी एक्सेल में, मतलब जो मैंने अभी अपलोड करी है उसी में ही आप एडिट कर सकते हो, वो डिटेल्स जो है वो चेंज कर सकते हो एंड देन आप अपलोड कर सकते हो। एंड देन सेम AOC 1 के लिए करना है, फिर सेम AOC 2 के लिए करना है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे यहाँ पर इस स्टेज में आपको याद आया कि आपके कुछ डिटेल्स में चेंजेस होना रह गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल AOC 1 में आपने जो डिटेल्स डालनी थी वो 4 कंपनियों की डालनी थी और गलती से आपने 2 की डाल दी। सो उस केस में क्या होगा, दिस इज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ पर क्या होगा, आपको आपको AOC 1 फॉर्म में इंटरफेस में जाना है और जो डिटेल्स आपको रिवाइज़ करनी है वो रिवाइज डिटेल पे क्लिक करना है। मतलब 4 है 2 करना है, 2 है 4 करना है, जो भी है वो करना है। अब यहाँ पर देखिए AOC 4 अपलोडेड है ना, सो अब आप AOC 1 में जाना, आप अपनी डिटेल्स चेंज करना, फिर से एक्सेल मतलब सबमिट करना और एक्सेल आपकी फिर से जनरेट होगी। फिर से जनरेट होने के बाद आपका ये वाला तो अपलोड हो गया, तो आपको सिर्फ ये वाला फिल करना है, आपको फिर से AOC 4 फिल नहीं करना। तो बिकॉज़ ये वाला आपका अपलोड हो गया ना, आप यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ पर आपको याद आया कि मेरी यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। सो ये बहुत बढ़िया बात है कि आपको फिर से रीवर्क नहीं करना AOC 4 को फिल करने के लिए। सो जहाँ पर भी आप को कोई मिस्टेक याद आई है और आपको रेक्टिफाई करनी है, तो आप उसी बेसिकली पैनल में जाके आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो और उसी पर्टिकुलर फॉर्म को एडिट करके, मतलब एक्सेल को एडिट करके अपलोड कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक प्रीफेस के ऊपर, यूज़र प्रीफेस के ऊपर एक लाइन आ रही है, इफ़ एनी फील्ड इन द यूज़र इंटरफेस इज़ मॉडिफाइड फॉर एनी ऑफ द फॉर्म प्लीज़ रीजनरेट एंड अपलोड द एक्सेल फाइल, एंश्योर दैट यू सबमिट द फॉर्म अंडर द अटैचमेंट सेक्शन। सो यहाँ पर वही वो बात करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप किसी भी जगह पर कोई भी फील्ड मॉडिफाइड करते हो तो आपको एक्सेल जनरेट फिर से करनी है और उसके बाद आपको नई वाली एक्सेल अपलोड करनी है। सो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर ये रेड उसमें लिखा गया है। अब एरर को रीड कैसे करना है वो अभी हम नीचे देखेंगे, पॉइंट नंबर 7 में कैप्चर्ड है वो। सो कैसे रीड करेंगे, ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपको दिया है, इस तरीके का आपका नोटपैड में ये इस तरीके के एरर्स डिस्प्ले होंगे, मतलब बिजनेस वैलिडेशन एरर करके आएगा और यहाँ पर आपको ये सारे के सारे एरर्स दिए गए होंगे। सो कैसे रीड करेंगे उसे हम नीचे देखेंगे। सो एक यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट बस एरर का दिखाया गया है, जैसे पार्ट B पार्ट 1 सेकेंड। सो यहाँ पर पार्ट B पार्ट 1 एंड देन सेकेंड, उसके हिसाब से ये वाला सेकेंड। सो बेसिकली रीड कैसे करना है अभी डिटेल में नीचे समझेंगे इसको। अब जैसे मैं क्लिक करती हूँ प्रोसीड बटन में, अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पर, ये देखिए ये वाली स्क्रीन में मैंने AOC 4 अपलोड कर दिया, AOC 1 का एक्सेल अपलोड कर दिया, AOC 2 का एक्सेल, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सारी मैंने अपलोड कर दी। जैसे ही मैं अपलोड करूँगी ना, मेरा ये जो ब्लैक है ना, वो ये जो रेड है वो मेरा ब्लू में कन्वर्ट होगा। अगर रेड आ रहा है तो मतलब एरर है और अगर ब्लू है तो मतलब सक्सेसफुली अपलोडेड है। और इसीलिए यहाँ पर देखिए ना, ये एरर डिटेल्स करके भी दे रहा है, तो एरर डिटेल्स मतलब आपको अभी ये एडिट करके फिर से अपलोड करना है। सो जैसे मैंने ये सारी की सारी अपलोड कर दी, मुझे यहाँ पर प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं प्रोसीड बटन पे क्लिक करूँगी मेरा अटैचमेंट्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। सो clicking proceed button, validation will run. If any error is found, it will display at this stage like as follows. तो जैसे मैं proceed बटन पे क्लिक करूँगी ना, सो आपको पता होगा जैसे V3 के जो फॉर्म्स हैं वहाँ पर वैलिडेशंस जो है इन प्लेस कर दिए गए हैं। जो अगर आपने कोई भी SRN इसमें डाला है तो आपको SRN का एरर वो है प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद देगा। जैसे हम नॉर्मल फॉर्म फाइल करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं, सबमिशन पे हमें एरर देता है कि दिस SRN इज़ नॉट एसोसिएटेड एंड जो भी एरर आता है वो सबमिशन पे देता है। तो यहाँ पर भी प्रोसीड पे देगा। तो प्रोसीड जैसे ही मैंने करा तो यहाँ पर देखिए मुझे एक मैसेज आया था कि आपने जो कैपिटल डाली है, पेड अप कैपिटल डाली है, वो आपने कम डाली है। तो अगर आप इसे
येस करेंगी तो आपका जो फॉर्म है वो नॉन एसटीपी हो जाएगा और आपके जो वो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि वो मैच नहीं कर रही है आपके एमसीए के डेटाबेस से। सो यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करते वक्त ध्यान देना है कि आप येस और नो सही तरीके से सेलेक्ट करें। अब नेक्स्ट है ऑन द सेम पेज। जैसे मैंने अभी हमने देखा, हमने अटैचमेंट लगा दी, अटैचमेंट के नीचे मेरा एक्सेल लगा दी, एक्सेल के नीचे मेरा जैसे मैंने प्रोसीड बटन पर क्लिक करा, प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद एक अटैचमेंट सेक्शन मेरा ओपन हो जाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सो अटैचमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, AOC 4 में अगर आपका कोई अटैचमेंट है तो वो आपको लगाना है और आपके कोई AOC 4 की ऑप्शनल अटैचमेंट है तो वो आपको लगानी है। ऑन द सेम पेज मतलब अभी हमारा यूज़र इंटरफेस, ये जो पूरा है यूज़र इंटरफेस ही चल रहा है, हम कहीं नहीं गए हैं, इसी पेज पर हैं। ऑन द सेम पेज द अटैचमेंट सेक्शन विल बिकम एक्टिव आफ्टर क्लिकिंग द प्रोसीड बटन। फर्स्ट अपलोड द रिक्वायर्ड मैंडेटरी अटैचमेंट इन AOC 4। यहाँ पर ये देखिए स्टार मार्क्ड है, सो ये मैंडेटरी है बेसिकली, तो आपको ये पहले अटैच करना है एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। सो यहाँ पर देखिए ये जो सबमिट बटन है, आप अटैचमेंट लगाने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपका अटैचमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगा। एंड देन सेम गोज़ फॉर अदर फॉर्म्स ऑल्सो। और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे ना तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रोसीड सक्सेसफुली AOC 2, मतलब फॉर्म का नाम आएगा और सक्सेसफुली। सो यहाँ पर देखिए ऐसे ब्लू रंग का वो आएगा, मतलब फाइल का नाम या जो भी है करके। अब मैंने AOC 1 पे क्लिक करा, अगर AOC 1 में मेरी कोई अटैचमेंट है तो मुझे यहाँ पर लगानी है, नहीं भी है तो आपको सबमिट बटन पर ज़रूर हिट करना है। देन AOC 2 के बाद ये देखिए ये वाला इस तरीके का मैसेज आपको दिखाएगा, प्रोसीड सक्सेसफुल AOC 2, प्रोसीड सक्सेसफुल ऑडिटर रिपोर्ट, प्रोसीड सक्सेसफुल AOC 1। सो जैसे जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते जाएंगे ना, ये ग्रीन कलर का आपको मैसेज यहाँ पर दिखाएगा। अब लास्ट आपको यहाँ पर एक प्रोसीड नेक्स्ट मतलब ओके बटन आएगा करके, उसको नेक्स्ट प्रोसीड। सो अटैचमेंट के बाद जैसे ही आप लास्ट वाली अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, मतलब लास्ट वाली अटैचमेंट होगी मेरी ये वाली ऑडिटर रिपोर्ट, जैसे ही आपको इसको क्लिक करेंगे सबमिट करेंगे वैसे ही आपका जो वो है फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा, मतलब बोर्ड रिपोर्ट आपकी जो है वो फाइनल जो है वो रहेगी। व्हेन यू क्लिक द सबमिट बटन ऑन द एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट अ मैसेज सेइंग AOC 4 हैज़ बीन सबमिटेड विल अपीयर। मैंने AOC 4 की अटैचमेंट लगाई, सबमिट क्लिक करा, AOC 1 की लगाई, सबमिट क्लिक करा, AOC 2 की लगाई, सबमिट क्लिक करा, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट की अटैचमेंट लगाई, सबमिट क्लिक करा। अब जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट की अटैचमेंट लगाऊंगी, सबमिट पे क्लिक करूंगी, अगर आपका कोई एरर नहीं होगा तो यहाँ पर मुझे मैसेज पॉपअप कर देगा, AOC 4 हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड वाइड SRN सो एंड सो। एंड देन आपका जो फॉर्म है वो आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री में दिखाई देने लग जाएगा विद द स्टेटस एज ऑफलाइन। यहाँ पर देखिए इस तरीके का मैसेज जैसे हमारे बाकी सब फॉर्म्स में आता है। अब ये मेरा नॉर्मल फॉर्म हो गया है, जैसे हम नॉर्मल बाकी V3 फॉर्म्स फाइल करते हैं। सो यहाँ पर आपको ये इस तरीके का मैसेज आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये बोल भी रहा है, प्लीज़ गो टू द एप्लीकेशन हिस्ट्री फॉर डाउनलोडिंग द PDF। अब ये मेरा एप्लीकेशन हिस्ट्री है AOC 4। यहाँ पर देखिए ये ऑफलाइन, ये अपना फॉर्म बनाया है, ये ऑफलाइन मोड में मुझे यहाँ पर दिखाने लगेगा। अब मुझे यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है और जैसे हम नॉर्मल V3 फॉर्म फाइल करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड करना है, DSC अफिक्स करने हैं एंड पेमेंट करनी है। सो यहाँ पर मेरा अब ये नॉर्मल वेब फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ तक ये बेसिकली आपका प्रोसेस था। कहीं पर भी आपको प्रोसेस में कुछ भी इशू आता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। ऑलरेडी 30 मिनट्स होने वाले हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं टिप्स, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि इस फॉर्म को बनाते हुए कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं आप लोगों को, तो ये यहाँ पर मैंने ये टिप्स को कवर अप करा है। पहली टिप्स क्या है या पहली मिस्टेक क्या है जो हमें नहीं करनी। इफ़ एनी फील्ड इज़ मॉडिफाइड इन एनी ऑफ द फॉर्म्स
in user interface, it is essential to download a fresh Excel file. मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, मैंने AOC 4 सबमिट कर दिया, AOC 1, AOC 2, ऑडिटर रिपोर्ट. अब ऑडिटर रिपोर्ट पे आते आते मुझे पता चला मेरे AOC 2 में मैंने गलत कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, मतलब मुझे 2 डालना था और मैंने गलती से 1 डाला है. तो अब आप AOC 2 में जाएंगे, वहाँ पर 1 डालेंगे. सो 1 डालने के बाद आपको फिर से सबमिट बटन पे क्लिक करना है और आपकी एक्सेल जो है वो फिर से जनरेट होगी. मतलब कहने का मतलब ये, आप किसी भी वेब फॉर्म में चेंज करते हैं, एक बार सबमिट करने के बाद आपको एक्सेल जो है फिर से फ्रेश डाउनलोड करनी पड़ेगी. सो ये पहली बेसिकली टिप है कि आप पुरानी जो आपकी जिप फाइल डाउनलोड हुई होगी, आप उसी को बना के अपलोड मत करने लग जाइएगा, नहीं तो आपको एरर आएगा रेड कलर के उसमें. सो ये पहली टिप है. यहाँ पर देखिए इस तरीके का मैसेज पॉपअप होगा, एक्सेल जनरेशन कंप्लीटेड, जब भी आप मॉडिफाइड को चेंज मतलब मॉडिफाई करेंगे किसी भी वेब फॉर्म में. सो ये पहली टिप नंबर है. सेकेंड टिप्स जो ध्यान रखनी है वो है, वेन एवर यू ओपन एनी एक्सेल मेक श्योर टू क्लिक ऑन एनेबल एडिटिंग सो डैट एक्सेल विल अलाउ टू एडिट द डिटेल्स. सो अभी जैसे हमने ऊपर 4 एक्सेल देखी, सो जैसे आप ओपन करेंगे ना, एक अनेबल एडिटिंग करके वर्ड आता है. सो इसको आपको क्लिक करना है, इसको आपको क्लिक करना है, तभी आपको काम करना शुरू करना है. सो जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो एक्सेल है वो अनेबल हो जाएगी एडिट करने के लिए. अब अगर मैं बात करूं इस एक्सेल में सबसे पहले रीड मी करके एक इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि एक्सेल को भरते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखना है. तो एक बार रीड मी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा. देन आपको सेकंड शीट में आपको फॉर्म दिया होगा, जो भी आपका फॉर्म है रेलिवेंट, तो वो आपको फिल करना है ऑफलाइन मोड में. नेक्स्ट है, एरर एट यूज़र इंटरफेस shows like something went wrong, then click the internet connection और make sure you are logged in with the user interface. अब कई बार क्या होता है, इस तरीके का एरर आता है, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. जैसे अभी क्या हुआ, हम AOC 4 फिल कर रहे हैं, अचानक से कोई कॉल आ गया. सो मैंने आधा ही फिल कर पाया, अब मैं 5-7 मिनट के लिए सिस्टम से गायब हो गई. सो मेरे को ये विंडो तो दिखती रहेगी, पर जैसे ही मैं 5-7 मिनट बाद अपने सिस्टम पर वापस आती हूँ तो अब मैं इन्फॉर्मेशन इसमें फिल इन करना शुरू करूँगी, तो मुझे एरर देगा सबमिट पर, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. इसका मतलब जो है कि आप जो है लॉग्ड आउट हो चुके हैं MCA सिस्टम से. तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है फिर से, और लॉगिन करने के बाद आपको एडिट करके बटन मिलेगा. मतलब जितनी आपने इन्फॉर्मेशन सेव करी है वो तो आपकी सेव होगी ही होगी, पर अगर आपको जाना है तो आपको फिर से फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना है. आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर एक एडिट बटन आएगा, उस एडिट बटन पे क्लिक करना है. आपकी एक नई विंडो ऑफलाइन वाली ओपन हो जाएगी एक न्यू विंडो में. सो वहाँ आपको फिर से जहाँ पर आप थे वहाँ से काम करना शुरू करना है. सो मेक श्योर जब भी इस तरीके का एरर आ रहा है, एक्सेस डिनाइड, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो आप चेक करिए क्या आप लॉग्ड ऑफ तो नहीं हो गए MCA सिस्टम से. दूसरा, आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है. तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है. While uploading Excel, if you encountered an error, AOC 1 cannot process at this time. यहाँ पर भी एक सिमिलर एरर और आता है. जैसे मैंने एक्सेल बना ली, सो आपको भी क्या करना है, ये एक्सेल सारी की सारी एक साथ फिल कर लेनी है. ऐसा मत करिएगा पहले AOC 4 फिल करा और फिर मैं अपलोड कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना है. आपको सारी एक्सेल एक साथ फिल कर लेनी है. सब फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद 1 बाय 1 आपको एक्सेल अपलोड करनी है. अब इस केस में क्या होगा, जब आप एक्सेल अपलोड करेंगे, सो कई बार क्या हो सकता है, जैसे AOC 4 आपने अपलोड कर दिया, बट AOC 1 के केस में आपको इस तरीके का एरर आता है, कैन नॉट प्रोसीड एट दिस टाइम, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम और कॉन्टैक्ट सपोर्ट. सो या फिर एक बार चेक करिए आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, आप लॉग्ड इन हो, और नहीं हो तो एक बार फिर से लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करिएगा और AOC 1 में कुछ एक्सेल में एडिट करके फिर से फाइल को अपलोड करिएगा.
तो जैसे अभी हमारे MCA V3 में भी हमें कई बार देखने को मिला है कि हम दूसरे लैपटॉप में जाके ट्राई करें तो वो फॉर्म फाइल हो जाता है, या इनकॉग्निटो मोड में ट्राई करें तो हमारा फॉर्म फाइल हो जाता है, कैश वगैरह क्लियर करें तो हमारा फॉर्म फाइल हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी इस तरीके को कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो उस केस में आपको AOC1 मतलब जिसमें एरर आ रहा है उस एक्सेल को एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको अपलोड करना है। बट ये एडिट करने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है और आप लॉग्ड इन हो जब आप ये एक्सेल अपलोड कर रहे हो। सो ये सेकेंड टिप थी जो आपको ध्यान रखनी है। थर्ड, इन ऑल द एक्सेल वेयर एवर फॉलोइंग मैसेज कम्स प्लीज़ एंश्योर टू मेंशन वैल्यू इन फिगर इंस्टेड एज अल्फ़ाबेट। सो इस तरीके की एक्सेल आपको दिखेगी। ये जो ग्रे वाले हैं उसमें आप एडिट नहीं कर सकते, बट जो ग्रीन कलर का है वहाँ पर आपको वैल्यूज़ लिखनी है। अब यहाँ पर गलती से मैंने ये वैल्यू था, मतलब ये बैलेंस शीट है, मुझे 1 लाख लिखना था, मैंने गलती से RTR कुछ करके टाइप कर दिया। अब गलती से टाइप हो गया तो आपको इस तरीके का मैसेज देगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस फील्ड में कर्सर रखिएगा और आपको 1 लाख टाइप करिएगा एंड देन आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर इस तरीके के कुछ भी एरर आते हैं ना, मतलब ये आप ऑफलाइन एक्सेल बना रहे हैं, फिल कर रहे हैं, उस वक्त आपको इस तरीके का कुछ भी एरर एनकाउंटर होता है ना, एक बार रीड मी वाली जो इनकी इंस्ट्रक्शन किट है इसी एक्सेल में ही है, वो आप एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। नेक्स्ट टिप जो ध्यान रखनी है या नेक्स्ट मिस्टेक जो नहीं करनी, इन एक्सेल व्हेन पेस्टिंग एंटायर कॉलम और रो एंश्योर दैट द number of columns or rows you are pasting into matches the number you have copied। कुछ समझ नहीं आया, फिर से बताओ मैम। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ये आपकी एक्सेल है जो आपकी खुलेगी। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरी जो एक्सेल है जो मर्ज है EFG 3 कॉलम है, ठीक है। अब इस एक्सेल को जल्दी भरने के लिए जनरली यूज़र क्या करेगा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाल देगा, फिर इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेगा, फिर यहाँ से पेस्ट करके फिर यहाँ पर पेस्ट करेगा। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप कॉपी कर रहे हो एक कॉलम से दूसरे कॉलम, दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से चौथे कॉलम। सो आप जब कॉपी कर रहे हो तो मेक श्योर आपकी जो कॉलम है ना वो सेम होनी चाहिए। मतलब EFG यहाँ पर मेरे 3 कॉलम मर्ज हैं, तो मैं जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी ना तो मैं 3 कॉलम में पेस्टिंग कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मेरे को ये एरर देने लगेगा। अब यहाँ पर इस केस में जैसे मैंने क्या करा, KLM मैंने यहाँ पर मेरे 0 थे, मैंने जल्दी के चक्कर में मैंने क्या करा, इस पूरे रो को कॉपी करा और यहाँ पे N और O में, मतलब जो मर्ज फील्ड है वहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करी। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगी यहाँ पर मुझे एरर बताएगा कि आप जो है वो 3 कॉलम का 2 कॉलम में पेस्ट कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप EFG का कॉपी करके पेस्ट करोगे KLM में, मतलब सेम कॉलम, तो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। सेम अप्लाई फॉर रोज़, 2 रोज़ में वो कॉपी हो जाएगा। सो यहाँ पर एक एग्जांपल भी गया है, यही सेम एग्जांपल कि KLM में 3 कॉलम है तो 3 कॉलम वाले में पेस्ट होगा, 2 कॉलम वाले में पेस्ट नहीं होगा, नहीं तो आपको इंडिविजुअली वो जो भी आपकी फिगर है वो मेंशन करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरीके का कुछ एरर आता है कॉपी पेस्ट करते वक्त तो उसका ध्यान रखना है, बट कोशिश करिएगा कॉपी पेस्ट ना करें, बिकॉज कई बार कॉपी पेस्ट करते वक्त देयर आर चांसेस कि आपकी फ़ाइल जो है एक्सेल की करप्ट हो सकती है। तो करप्ट होने के बाद फिर आपको वो पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया गया है, अगर मुझे ये पूरा का पूरा कॉपी करना है कॉलम, सो यहाँ पर कॉपी करने के लिए मुझे यहाँ पर HIJ में कॉपी कर पाऊँगी, देन KLM में कॉपी कर पाऊँगी, बिकॉज मेरा सेम कॉलम नंबर है। नेक्स्ट, चेंजेस इन वेब फॉर्म। सो अभी हमने ये चीज़ वैसे ऊपर भी बात कर दी थी, फिर से एक बारी मैं बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर आपने कोई भी चेंज करा, आपने क्या करा, AOC4 सबमिट कर दिया, AOC1, AOC2, ये सारे के सारे पेरेंट और लिंक्ड फॉर्म सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद आपको पता चला कि आपके पेरेंट फॉर्म मतलब AOC4 में आपने डेट ऑफ AGM गलत लिख दिया है, या आपने ADT1 का SRN गलत डाल दिया है।
तो अब आपको क्या करना है, AOC4 फॉर्म में जाना है और जो आपको चेंज करनी है डिटेल्स वो आप चेंज करोगे। चेंज करने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, आपके सारे के सारे जो एक्सेल फाइल है वो फिर से जनरेट होंगी। सो अगर आपने पूरा फॉर्म बना लिया था, AOC4, AOC1, AOC2 एंड देन ऑडिटर रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट तक आते आते आपको पता चला आपको AOC4 में कुछ चेंज करना है। सो जब आप चेंज करोगे तो चेंज करते वक्त आपको ध्यान रखना है, पेरेंट फॉर्म के बेसिस पे मेरे लिंक्ड फॉर्म जनरेट होते हैं। मतलब अगर मैं लॉजिक समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पर, पेरेंट फॉर्म के बेसिस पे मेरे लिंक्ड फॉर्म जनरेट हो रहे हैं। सो जैसे ही मैंने अगर पेरेंट फॉर्म में कुछ भी चेंज करा, मेरे लिंक्ड फॉर्म पे इम्पैक्ट करेगा। तो अगर मेरा पेरेंट फॉर्म में चेंजेस है तो मेरे लिंक्ड फॉर्म फिर से जनरेट होंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे लिंक्ड फॉर्म में कोई चेंजेस है तो सिर्फ उस लिंक्ड फॉर्म की एक्सेल को डाउनलोड करना है, मतलब बेसिकली फिल करना है। पेरेंट फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, AOC4, AOC1, AOC2, यहाँ पर मेरे AOC4 में मैंने एक्सेल जो है फिल करी और फिल करने के बाद अपलोड कर दी। AOC1 भी कर दिया, AOC2 भी कर दिया, ऑडिटर रिपोर्ट भी कर दिया। या बोर्ड रिपोर्ट में आके मुझे पता चला कि मैंने ना AOC1 में कुछ मिस्टेक कर दी है। सो अब मैं एडिट बटन में जाऊंगी, AOC1 में चेंजेस करूंगी और चेंजेस करने के बाद मैं सिर्फ AOC1 को ही अपलोड करूंगी। बाकी जो मेरी लिंक्ड फॉर्म है वो मेरे उसकी सारी की सारी एक्सेल सेम रहेंगी और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी प्रीफिल होकर आएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बट अगर मैंने बोर्ड रिपोर्ट तक अपलोड कर दी थी एक्सेल्स, अब मुझे पता चला मेरा AOC4 में AGM डेट गलत है, तो उस केस में मैं AOC4 के यूज़र इंटरफेस में जाऊंगी, AOC4 में जाके AGM की डिटेल चेंज करूंगी। चेंज करने के बाद, क्योंकि अभी बताया ना ये सारे के सारे फॉर्म इस पर डिपेंडेंट है, तो अगर मैंने इसमें चेंज कर दिया तो मुझे ये सारे के सारे फॉर्म फिर से फिल करके अपलोड करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको एरर दिखाएगा कि आपकी जो एक्सेल है वो गलत है, या कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इस तरीके का आपको एरर दिखाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी वेब फॉर्म में चेंज कर रहे हो, चाहे वो पेरेंट फॉर्म में चाहे वो लिंक्ड फॉर्म में, तो जहाँ पर आप चेंज कर रहे हो वो इम्पैक्ट यहाँ पर ज़रूर देना है एक्सेल फाइल में। नेक्स्ट है चेंज इन पेड अप कैपिटल। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि P3 में अगर मैं बात करूँ, इंस्ट्रक्शन किट में ये वाला न्यू चेंज जो वो इंट्रोड्यूस करा गया है। अब अगर मैं बात करूँ, ये जो AOC4 है वो STP फॉर्म है, बट ये नॉन STP फॉर्म कुछ सर्कमस्टांसेस में होता है जब हम रिवाइज स्टेटमेंट फाइल करते हैं 130 में, या फिर रिवाइज स्टेटमेंट फाइल करते हैं 131 में। पर यहाँ पर एक जो ये थर्ड वन है ना, फाइलिंग लीड्स टू रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल, अगर आपका ये वाला भी होगा ना तभी भी आपका नॉन STP में चला जाएगा। तो अगर किसी को भी इस तरीके का इशू आ रहा है, कैसा इशू डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इफ़ यू एंटर अ लोअर पेड अप कैपिटल इन फॉर्म AOC4, मतलब यूज़र इंटरफेस में और एक्सेल फाइल में आपके 5 लाख कैपिटल थी MDS में और आपने यहाँ पर लिख दी 1 लाख, या आपने फॉर्म फाइल नहीं करा, मतलब एज ऑन फाइनेंशियल ईयर एंड डेट पर जो भी आपकी MDS में रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब MCA रिकॉर्ड्स में आपकी जो कैपिटल रिफ्लेक्ट कर रही है। सो अगर आपने उससे कम कैपिटल, पेड अप कैपिटल AOC4 इंटरफेस में डाली है और एक्सेल में डाली है, तो इस केस में आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा। क्या होगा? द फॉर्म विल बी प्रोसेस थ्रू नॉन STP मोड एज द कैपिटल एंटर्ड इन द फॉर्म इज लेस देन द पेड अप कैपिटल अवेलेबल इन द सिस्टम एज फाइनेंशियल ईयर एंड डेट। अब इस केस में क्या होगा, एक येस और नो का ऑप्शन भी दिया होगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस एंड नो। जैसे ही आप इसे येस करेंगे, क्योंकि आपको तो ये लग रहा होगा ना पता नहीं ये कैसा एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर आप इंस्ट्रक्शन किट देखेंगे, इंस्ट्रक्शन किट में यहाँ पर दे रखा है फाइलिंग लीड्स टू रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल। सो उस केस में ये वाला एरर यहाँ पर सही दे रहा है, तो बट हमने ध्यान नहीं दिया और हमने अगर येस क्लिक कर दिया तो ये जो मेरा फॉर्म है वो
एसटीपी ना होके नॉन एसटीपी, मतलब जुरिडिक्शनल आरओसी के पास जाएगा और वो चेक करेगा कि आपका कैपिटल जो है वो 5 लाख है और 5 लाख की जगह आपने जो लिख रखा है वो 4 लाख लिख रखा है। सो वो हो सकता है आपका फॉर्म रीसबमिशन में मार्क कर दे। रीसबमिशन में मार्क करने के बाद आपको फिर से ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा विद द फीस जो भी आपकी एप्लीकेबल होगी, अगर एडिशनल लगेगी तो एडिशनल। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है जो हो सकता है मिस कर दे हम लोग जब AOC 4 फॉर्म फाइल करें। तो ध्यान रखिएगा इस इम्पॉर्टेंट चेंज का, क्योंकि ये अगर आपने स्किप कर दिया कि हाँ ये तो नॉन एसटीपी है, आरओसी के पास जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये एक चेंज है जो कि आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर कुछ फॉर्म वाइज टिप्स हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, या कहो गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है। जैसे AOC 4 की अगर हम बात करें, AOC 4 की जो एक्सेल आपकी जनरेट होगी, एक वहाँ पर है ना टोटल प्रीमियम करके कॉलम होता है। सो उस टोटल प्रीमियम में आपको ज़ीरो मेंशन नहीं करना। कब नहीं करना, यहाँ पर देखिए, ये मेरा शेयर कैपिटल रेज ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला आपका टेबल आएगा। सो अब अगर आपने एट द बिगनिंग आपने इक्विटी शेयर मेंशन कर दिया, नॉमिनल एंड टोटल पेड अप मेंशन कर दी, बट इस केस में यहाँ पर देखिए ये मेरा जो ग्रे है वो डिसेबल रहेगा। सो यहाँ पर इंक्रीज़ में अगर आपका ये सब ज़ीरो है तो आपको प्रीमियम में कुछ भी अमाउंट मेंशन नहीं करना है। फिर से सुनिए, अगर मेरा पब्लिक इशू 1 लाख था तो 1 लाख में अगर मेरा कोई प्रीमियम है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, तो ही मुझे यहाँ पर ज़ीरो मतलब जो मेरा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है वो डालना है, अदरवाइज़ आपको ज़ीरो भी नहीं डालना है। दिस इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। और ये आपको जब AOC 4 सबमिट करेंगे वहाँ पर एरर आएगा, एरर आपको क्लियर नहीं होगा कि इस एरर का मतलब क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस केस में जब आपका इंक्रीज़ और यहाँ पे एक डिक्रीज़ का भी आएगा कॉलम, तो जब भी आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके अगर कुछ वैल्यूज़ नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, अगर आप इंस्ट्रक्शन किट पढ़ेंगे ना, इंस्ट्रक्शन किट में ये वाली चीज़ मेंशन है। प्रीमियम कॉलम विल बी अनेबल्ड इन इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर एंड डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर during the year section only if number of share entered is greater than 0। सो यहाँ पर प्रीमियम कॉलम जो है वो इनेबल तभी होगा जब आपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले कॉलम में, मतलब किसी भी कॉलम में, चाहे इंक्रीज़ हो चाहे नीचे इसके नीचे डिक्रीज़ भी है, तो डिक्रीज़ में अगर आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स ग्रेटर देन 0 डाला होगा तो। सो कहने का मतलब है, अगर आपने ज़ीरो डाला है तो आपको ये यहाँ पर ज़ीरो नहीं डालना। कई बार यूज़र क्या करेंगे कि यहाँ पर तो ज़ीरो है तो यहाँ पर भी ज़ीरो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेल की जो रीड मी मतलब इंस्ट्रक्शन किट है एक्सेल की, वहाँ पर तो दिया हुआ है कि आपको जो ये वाली फील्ड है ब्लू वाली, मतलब सॉरी ग्रीन वाली, वो आपको जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़नी है। तो यूज़र क्या करेंगे, मतलब जनरली क्या करेंगे, आप इसको ज़ीरो मेंशन कर देंगे, फिर आप सबमिट करोगे, सबमिट करने पे आपको इस वाले का एरर आएगा। तो जब भी आप फॉर्म फाइल करो, हाईली इंपॉर्टेंट ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर शेयर है तो ही आपको ये फील्ड जो है वो मेंशन करनी है, ज़ीरो है तो यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं मेंशन करना है इस वाली फील्ड में। एंड यहाँ पर एक चीज़ और है, बिकॉज अभी ये वाली जो फील्ड है ना टोटल प्रीमियम, V2 फॉर्म्स में नहीं थी, V3 में नहीं है। तो अगर मैं बिगनिंग की बात करूँ, ये वाला जो है डिसेबल है, अनेबल होता तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है नीचे एक टोटल का भी सेक्शन है, तो टोटल भी डिसेबल होगा। तो जब आप फॉर्म बनाएंगे ना, फॉर्म बनाते वक्त आपको सिर्फ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला अमाउंट मेंशन करना है। सो जो बिगनिंग और क्लोजिंग वाला टोटल प्रीमियम जो रहेगा वो डिसेबल रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई अगर क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ टू रीड एन एरर इन ऑफलाइन फाइलिंग। सो यहीं से मज़ेदार चीज़ें शुरू होती हैं, क्योंकि जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको नोटपैड में एरर आएगा, वो एरर को कैसे रीड करना है, क्या एरर है, तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
अब यहाँ पर देखिए, इफ़ यू एंटर्ड 0 इन टोटल प्रीमियम व्हेन इंक्रीज डिक्रीज कॉलम ऑफ नंबर ऑफ शेयर हैज़ नो वैल्यू देन द फॉलोइंग एरर विल बी पॉपुलेटेड, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, एरर नोट पैड में मेरा ये आया, पार्ट बी पार्ट 4 1A1। सो अगर मैं एक्सेल की बात करूँ, आपको क्या करना है, एक्सेल ओपन करनी है, आपको पार्ट बी में जाना है। ये मेरा पार्ट बी है, बैलेंस शीट वाला जो है। अब पार्ट बी में जाके सो आपको क्या करना है, इस बेसिकली एरर को रीड कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो ये मेरा एरर है जो अभी सबमिट करने पे मुझे आया, पार्ट बी पार्ट 4, ये मेरा पार्ट बी है जो ये वाला टेबल है। पार्ट 4 मतलब ये वाला जो सेगमेंट है ना, वो बेसिकली पार्ट 4 कहलाएगा यहाँ पर, पार्ट 4। एंड देन यहाँ पे बोल रहा है 1A1। सो अगर मैं बात करूँ, 1 मेरा इक्विटी शेयर हो गया, ठीक है, नीचे वाली स्लाइड में देखते हैं। हाँ, सो यहाँ पर मेरा 1 इक्विटी शेयर हो गया, फिर इंक्रीज़ हो गया, एंड देन मेरा डिक्रीज़ हो गया, एंड ये मेरा सेकंड हो गया। सो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है। एक बार ही आपने इस एक्सेल पे काम कर लिया, देन आपके लिए ना ये ऑफलाइन बहुत इजी हो जाएगा फॉर्म फाइल करना, और ये बहुत इजी है ऑफलाइन यूटिलिटी अगर आप फॉर्म फाइल करेंगे तो। सो इस केस में एरर को रीड कैसे करना है, आपको पार्ट बी वाले सेक्शन में जाना है, पार्ट 4 में जाना है। सो आपको ये यहाँ पर ये दे रहा है कि आपका जो गलती है वो कहाँ पर है, तो 1A1 में आपको जंप करना है। सो 1 ये इक्विटी शेयर्स हो गया, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, 1 ये इक्विटी शेयर हो गया, एंड बी जो है यहाँ पर देखिए, बी जो है ये प्रेफरेंस शेयर है। तो हमारा जो एरर है वो क्या है, 1A मेरा इंक्रीज़ है। सो ए में गई मैं, 1A का भी फिर 1 है, यहाँ पर देखिए, फिर से चलते हैं एरर पर, 1A1। सो 1A1 मतलब पब्लिक इशू में कुछ एरर है। क्या वो एरर है, वैल्यू 0 इज़ इनवैलिड। ये मेरा एक्सेल है। सो पब्लिक इशू में यहाँ पर मैंने 0 डाला था बेसिकली। सो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया नहीं है। सो एरर मुझे जो आया था वो ये आया था कि आपने 1A1 में मतलब पब्लिक इशू में यहाँ पर प्रीमियम में 0 डाल दिया है। सो यहाँ पर मुझे एरर बता रहा है, वैल्यू 0 इज़ इनवैलिड एंड शुड नॉट बी एंटर्ड फॉर टोटल प्रीमियम। बिकॉज अभी यहाँ पर वो बता रहा है ना कि आपको टोटल प्रीमियम में 0 नहीं डालना अगर आपका जो इक्विटी शेयर्स है वो 0 है तो। शुड नॉट बी एंटर्ड फॉर टोटल प्रीमियम इन पब्लिक इशू। कहाँ पे वो बात कर रहा है, टोटल प्रीमियम में। टोटल प्रीमियम के किस सेक्शन में, पब्लिक इशू में। सो यहाँ पर देखिए, टोटल प्रीमियम पब्लिक इशू सेक्शन में। सो आपको ये यहाँ पर रीच करना है टोटल प्रीमियम में। एंड देन अंडर इंक्रीज, किस सेक्शन में बात कर रहा है, इंक्रीज में। ड्यूरिंग द ईयर इन इक्विटी शेयर्स इन शेयर डिटेल रेज्ड when number of share is specified is 0। सो यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से पढ़ोगे ना एरर को, इंस्ट्रक्शन किट से बाहर एरर नहीं है, इंस्ट्रक्शन किट में ही कैप्चर्ड है, बट आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप पीछे से पढ़ना शुरू करोगे इस एरर को समझ आ जाएगा कि शेयर कैपिटल जो रेज्ड है ना वो वाले कॉलम में जाना है, उसके इक्विटी शेयर में जाना है, उसके इंक्रीज़ में जाना है, उस इंक्रीज़ में पब्लिक इशू है, उस पब्लिक इशू के अगेंस्ट में जो टोटल प्रीमियम है उस फील्ड में आपको जो है वो 0 नहीं मेंशन करना है। सो इस तरीके का आपको एरर को रीड करना है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ऑफलाइन यूटिलिटी में एरर को रीड करना सीख लिया, आपके लिए बहुत ईजी होगा ऑफलाइन फाइलिंग करना, और बहुत मज़ा आने वाला है ऑफलाइन फाइलिंग के फॉर्म बनाने में। पर आपको एक बारी बना के ये देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का एरर आ रहा है और उसको कैसे टैकल करना है। सो होप ये आपको मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया है, ये समझ आया होगा। दूसरे एरर को रीड करते हैं, पार्ट बी पार्ट 4 1A10 वैल्यू इज इनवैलिड शुड नॉट बी एंटर्ड फॉर नंबर ऑफ शेयर इफ देर इज नो वैल्यू स्पेसिफाइड इन अदर्स। स्पेसिफाई अंडर इंक्रीज इन अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इन इक्विटी शेयर्स इन शेयर कैपिटल डिटेल्स इन रेज्ड। अभी देखिए मैंने फॉर्म सबमिट करा था, फॉर्म सबमिट करने के बाद ये देखिए मेरे को कितने सारे एरर्स आए। अब आपको एरर्स को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप एरर देखोगे ना एरर सेम ही है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो 1A10 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 1B4 1B4 1B4
वैल्यू इज़ इनवैलिड, वैल्यू इज़ इनवैलिड, वैल्यू इज़ इनवैलिड, वैल्यू इज़ इनवैलिड, वैल्यू इज़ इनवैलिड। यहाँ पर देखिए अदर्स 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 अदर्स, यहाँ पे देखिए इंक्रीज इंक्रीज यहाँ पर डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑफलाइन फाइलिंग करेंगे तो वो ज़रूरी होगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन किट में भी मेंशन है, और जो ऊपर एरर आया है उसका मतलब समझिए। यहाँ पर वो बोल रहा है आपने जो शेयर कैपिटल रेज्ड वाले कॉलम में, इंक्रीज़ वाले सेक्शन में, अदर्स वाले सेक्शन में, अगर यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, अदर्स मतलब इनके अलावा मेरा कोई और सेगमेंट होता है, मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे ज़ीरो मेंशन करना है। सेम अप्लाई फॉर डिक्रीज़, अगर मेरा यहाँ पे कुछ होगा, कोई और सेगमेंट होगा तो मुझे यहाँ पर ज़ीरो मेंशन करना है। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रही हूँ ना, मैंने अगर अदर्स में कुछ नहीं लिखा है तो मुझे यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं मेंशन करना है, अदरवाइज़ आपको ये एरर ऊपर वाला आने वाला है। तो मेक श्योर आपको ये वाली जो फील्ड है अदर्स वाली, वो ब्लैंक छोड़ देनी है जब आप ऑफलाइन फाइलिंग करोगे। सो दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने बात करी, टोटल प्रीमियम का छोड़ देना है अगर आपने ये सारे नंबर ऑफ़ शेयर ज़ीरो लिखे हैं, और अदर्स वाले सेक्शन में अगर आपने अदर्स लिखा है तो ही यहाँ पे ज़ीरो मतलब अमाउंट डालिएगा, और अगर आपने अदर्स नहीं लिखा है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। आइए एक बार एरर को फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए पार्ट बी, पार्ट 4th 1A 10th 1A, अब 10th की बात कर रहा है। 10th कौन सा है? अदर्स स्पेसिफाई। सो ये उसके सामने ना फील्ड का नाम भी देगा कौन सा है, तो 1A 10th हमारा ये वाला है, अदर्स स्पेसिफाई, वो यहाँ पर ये बता रहा है। वैल्यू ज़ीरो मतलब हमने इसके सामने क्या डाली है, यहाँ पर मैंने ज़ीरो डाली थी जो भी आपको यहाँ पर दिख नहीं रही है। सो वैल्यू ज़ीरो, यहाँ पर जो भी आप वैल्यू डालोगे ना, ये वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। अगर आपने 1000 डाला तो यहाँ पे 1000 आएगा। तो वैल्यू इज़ इनवैलिड, शुड नॉट बी एंटर्ड फॉर नंबर ऑफ़ शेयर्स, मतलब जो वैल्यू वो इनवैलिड है और आपको एंटर नहीं करनी है फॉर नंबर ऑफ़ शेयर्स। ये देखिए यहाँ पर अदर्स में नंबर ऑफ़ शेयर्स में यहाँ पर ज़ीरो जो है वो इनवैलिड है और आपको एंटर नहीं करनी है। कब नहीं एंटर करनी है? इफ़ देर इज़ नो वैल्यू स्पेसिफाइड इन अदर्स, अगर आपने अदर्स में कोई मेंशन नहीं करी है कोई चीज़ तो आपको वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं डालनी। स्पेसिफाई अंडर इंक्रीज़ इन अमाउंट, तो ये जो है वो कौन से कॉलम में फॉल कर रहा है? इंक्रीज़ वाले कॉलम में फॉल कर रहा है। यहाँ पर देखिए अदर्स इंक्रीज़, सेम गोस अदर्स डिक्रीज़। तो जैसे हमने इक्विटी शेयर के बारे में समझा है वैसे ही प्रेफरेंस भी अप्लाई होगा। प्रेफरेंस में भी आपको क्या करना है, अदर्स वाला जो है वो ब्लैंक छोड़ना है। ब्लैंक छोड़ने के बाद आपको ये अकॉर्डिंगली वो होगा, मतलब अप्लाई होगा। सो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था, ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टिप की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर नेक्स्ट मिस्टेक की बात अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट 2 थर्ड 2B। सो अभी हमने ऊपर बात करी, ये हमारा नेक्स्ट एरर है बेसिकली। सो अभी हमने जो एरर की बात करी, हमने अभी ये वाले दो एरर्स समझे कि इस वाले में अगर एरर आएगा उसको कैसे रीड करना है। सो नेक्स्ट एरर है हमारा, जैसे हमारा ये वाला एरर आता है, ये एरर है बेसिकली जो भी मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं ये नोटपैड के एरर हैं। सो नेक्स्ट थर्ड एरर हमारा क्या है, सेगमेंट 2 थर्ड 2B, वैल्यू 8.9 इज़ इनवैलिड फॉर B diluted in earning per share under financial parameter profit and loss account. It should be equal to diluted earning under earning per equity share before extraordinary item and statement of profit and loss account. So ये बात कह रहा है कि आपका जो सेगमेंट 2 है, सेगमेंट 2 में थर्ड फाइनेंशियल पैरामीटर में 2B, मतलब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये डाइल्यूटेड में मैंने यहाँ पर ज़ीरो लिखा है। सो ये बेसिकली ये बोल रहा है आप जो ऊपर भर कर आई हैं वही फिगर्स यहाँ पर आएगा। सो इसको बेसिकली ये जो वैल्यू 8.9 है वो बेसिकली इनवैलिड है। यहाँ पर मैंने 8.9 लिखा था और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में था वो डिफरेंट था, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये सेम होगा। सो यहाँ पर इसीलिए ये इसका एरर दे रहा है। सो इसको जब भी आपको एरर को रीड करना है,
एरर को रीड सेगमेंट पे पहुंच के करना है। मतलब किस सेगमेंट में, मतलब ये सेगमेंट है बेसिकली, किस सेगमेंट में जा रहा है, उसके किस हेड में जा रहा है, उसके किस सब हेड में जा रहा है, फिर आपने यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी है। तो बेसिस ऑन डेट आपको एक्सेल को रेक्टिफाई करना है। सो ये थर्ड एरर था कि कैसे एरर को रीड करना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एरर था, उससे पहले बैलेंस शीट के एरर्स थे। तो आई होप आपको एरर को कैसे रीड करना है वो समझ आया होगा। सेम अगर आपका AOC 1 में एरर आता है, AOC 2 में ऑडिटर या बोर्ड रिपोर्ट में एरर आता है, इसी तरीके के एरर आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आपको बेसिकली उस सेगमेंट में जाना है और वहाँ पर उस एरर को जाके रेक्टिफाई करना है। अब AOC 1 की अगर हम बात करें, AOC 1 में in the user interface of form AOC 1, if the number of subsidiaries or number of associates or JV is 0, leave the field blank, as entering 0 is not allowed in the generated Excel file. These fields will appear in gray. So requirement to raise FO tickets, so there is no requirement basically to raise this FO ticket. तो कहने का मतलब ये है, ये मेरा AOC 1 जो अभी हम ऊपर बात इससे पहले वाली वीडियो में बात करके आए थे कि हमारा AOC 1 जो है वो यूज़र इंटरफेस में ओपन होगा। सो पार्ट ए में हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ सब्सिडरी मेंशन करनी है। सो अगर मैं ज़ीरो मेंशन करूँगी, ज़ीरो मेरा यहाँ पर नहीं लेगा, बिकॉज इंस्ट्रक्शन किट में भी मेंशन करा हुआ है कि आपको जो फील्ड एंटर करनी है, मतलब यहाँ पर जो नंबर एंटर करना है वो नंबर एंटर करना है 1 to 999। सो आपको यहाँ पर ये जो है ब्लैंक छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मेरा पूरा फील्ड है, यहाँ पर मैंने ज़ीरो एंटर करा, यहाँ पर मुझे एरर देने लग गया। पर अगर इसी के केस में मैं कमांसमेंट ऑफ ऑपरेशन वाला डालती हूँ या लिक्विडेटेड नंबर ऑफ़ सब्सिडरी डालती हूँ, यहाँ पर मुझे अलाउ करेगा, क्योंकि मेरी जो नंबर ऑफ़ सब्सिडरीज़ है, मतलब जो कमांस होने वाली है, वो हो सकता है ज़ीरो हो, तो यहाँ पर मुझे अलाउ कर रहा है। बट आइडली यहाँ पर भी अलाउ करना चाहिए, बट सिस्टम वो फॉर्म जो है वो उस तरीके से बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ज़ीरो नहीं डालना, आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। जैसे आप ये ब्लैंक छोड़ोगे और जब आप एक्सेल में जाओगे, जो आपकी जनरेट होगी, वहाँ पर आपका ये जो फील्ड है वो ग्रे होकर रहेगा। ग्रे मतलब आपके लिए नॉन एडिटेबल है वो फील्ड। अब अगर आप इंस्ट्रक्शन किट पढ़ोगे ना, इंस्ट्रक्शन किट में भी ये चीज़ मेंशन है, the field would be enabled and mandatory if value entered in web form is greater than 0। मतलब नंबर ऑफ़ सब्सिडरीज में अगर आप ग्रेटर देन 0 डालोगे तभी आपके लिए ये फील्ड एक्सेल में एडिटेबल होगी, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। सेम अप्लाई फॉर दिस सब्सिडरी ऑल्सो। यहाँ पर देखिए, सेम अप्लाई फॉर जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स ऑल्सो। जैसे आप ज़ीरो डालोगे, ज़ीरो आपको नहीं डालने देगा, तो आपको उस केस में भी क्या करना है, आपको ये एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देना है। जब आप ब्लैंक छोड़ोगे तो आपकी जो एक्सेल जनरेट होगी वहाँ पर ये डिसेबल आएगा। सो फॉर एग्जांपल, आपकी जो नंबर ऑफ़ एसोसिएट्स है वो 1 है और आपकी जो सब्सिडरी है सब्सिडरी आपकी 1 है और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर आपका 0 है, तो 0 ना डाल के यहाँ पर आपको क्या रखना है, ब्लैंक छोड़ देना है इसे। वाइस वर्सा, यहाँ पर आपका ये 0 है, ये 1 है, तो आपको ये वाला जो है वो ब्लैंक छोड़ देना है। तो जो आपका 0 होगा ना, 0 डालने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक छोड़ देना बेसिकली। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है, यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ़ सब्सिडरी विच आर येट टू कमांस ऑपरेशन, रो वुड बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द नंबर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म। सो जैसे ही यहाँ पर ये वाले फील्ड के लिए मैं जितने भी नंबर दूंगी उसके बेसिस पर मेरी एक्सेल में उतनी रो जनरेट हो जाएगी, और बेसिस ऑन डैट वो जो नेम होगा जो मैं उसमें एक्सेल में डालूंगी वो प्रीफिल होगा। सेम अप्लाई फॉर दिस लिक्विडेटेड सब्सिडरीज, जो भी मैं यहाँ पर नंबर डालूंगी बेसिस ऑन डैट मेरी एक्सेल में उतनी रो जनरेट हो जाएंगी। सो जब भी आप ये वाली चीज़ें डाल रहे हैं ना, नंबर डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा ताकि मिस्टेक ना हो जब आप फॉर्म फिल करेंगे, नहीं तो आपको फिर से रीजनरेट करनी पड़ेंगे ये सारी की सारी एक्सेल। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है जॉइंट वेंचर के केस में, कि जितने भी आप डाल रहे हैं वो ध्यान से डालिएगा, क्योंकि बेसिस ऑन डेट आपकी जो एक्सेल है, एक्सेल में आपकी उतनी फील्ड जो है वो पॉपुलेट होगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाइन्थ मिस्टेक की बात करें या टिप्स की बात करें, AOC फॉर्म में
Under field 1 to 6, if a sin is generated in any table, the name is not required as it will be a pre-filled in the generated PDF from the MCA database. मतलब कहने का मतलब ये मेरी एक्सेल है AOC1 की मैंने 1 मेंशन करा, ये यहाँ पर मेरी 1 फील्ड जनरेट हो गई. मैंने कमेंस ऑपरेशन वाले में 1 डाला था, मेरी 1 फील्ड जनरेट हो गई. लिक्विडेटेड के केस में 1 डाला था, मेरा 1 जनरेट हो गया. तो अगर मैं 2 डालूंगी तो 2 जनरेट होगी, 3 डालूंगी तो 3 जनरेट होगी. तो जब भी आप यहाँ पर नंबर डाल रहे हैं ध्यान रखिएगा. सो अब इस यहाँ पर देखिए, इस केस में नंबर ऑफ सब्सिडरीज विच आर येट टू कमेंस ऑपरेशन, मेरे से यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिन और एनी अदर रजिस्ट्रेशन नंबर. सो यहाँ पर मैंने सिन डाला. सिन डालने के बाद मुझे यहाँ पर नेम मेंशन नहीं करना है. क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन किट में साफ साफ लिखा हुआ है जैसे ही आप सिन डालोगे, सिन क्योंकि ये MCA मास्टर डेटाबेस में है ऑलरेडी, तो सिन जो है वो आपके वहाँ से प्रीफिल PDF में आएगा. मतलब आपको यहाँ पर एक्सेल में अपना सिन मेंशन करना है और इस ग्रीन वाली फील्ड को एज इट इज़ छोड़ देना है. जब आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे और जब आप PDF डाउनलोड करोगे सारी एक्सेल सबमिट करने के बाद, तो आपको PDF में ये नेम ऑफ सब्सिडरी प्रीफिल मिलेगा. क्यों प्रीफिल मिलेगा? क्योंकि सिन जो है वो MCA डेटाबेस में है. पर यहीं पर आपकी अगर कोई और एंटिटी है जिसका बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पर दिया है, तो उस केस में आपको वहाँ पर नेम डालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अदर एंटिटी MCA रिकॉर्ड में नहीं है ना. तो जो MCA रिकॉर्ड में है उसका नेम आपको डालने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पर जैसे मैंने LLPN डाला है ना, LLPN MCA मास्टर डेटा में है तो वो मेरा ऑलरेडी प्रीफिल होकर आएगा. सेम यहाँ पे मैंने लिक्विडेटेड कोई LLP डाला तो मेरा जो नेम है वो यहाँ पर प्रीफिल होकर आएगा. सिन डाला या कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो मेरा यहाँ पर प्रीफिल होकर आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, मेरा PDF था, मैंने यहाँ पर LLP डाला था. ठीक है, इस वाले उसमें यहाँ पर मैंने LLP डाला था 1 फरवरी 2023. सो जैसे मैंने LLP डाला, ये मैंने ब्लैंक छोड़ा था अपनी एक्सेल में. ब्लैंक छोड़ने के बाद ये मेरी PDF है. PDF जब मेरी जनरेट हुई, यहाँ पर मेरा ये जो नेम ऑफ सब्सिडरी है वो प्रीफिल होकर आया. सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो नेम है वो आपको अवॉइड करना है, बिकॉज इंस्ट्रक्शन किट में भी दे रखा है यहाँ पर कि जो भी आप ये वाली चीज़ें डालोगे जो मास्टर डेटा MCA डेटाबेस में है तो वो प्रीफिल होकर आएंगी. नेक्स्ट है AOC2. AOC2 में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है अंडर फील्ड 1 to 2 में. मतलब अगर आप सिन दे रहे हैं, FCRN दे रहे हैं, LLPN दे रहे हैं, FLPN दे रहे हैं, तो नेम आपको वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका PDF में आएगा बेसिकली. फॉर एग्जांपल ये आपका AOC2 में आपको ट्रांजैक्शन कवर करनी है नॉट एट आर्म्स लेंथ. यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, सिन, FCRN, LLPN, FLPN, पेन और पासपोर्ट. तो अगर आप इन चारों को देते हैं तो उसका सिर्फ आपको यहाँ मेंशन करना है, नेम आपको नहीं मेंशन करना. पर यहीं पर अगर आपका इंडिविजुअल है, मतलब पेन या पासपोर्ट है, तो उस केस में आपको नेम डालना है. मतलब जो MCA रिकॉर्ड्स में एंटिटीज़ हैं उसका आपको सिर्फ यहाँ पर सिन या FCRN या LLPN मेंशन करना है. नेम वो है वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल करेगा. अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पर डाला था सिन का डिटेल और WS सेलेक्ट करा था. सो यहाँ पर देखिए 6, ये मेरी जो नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी है वो ऑटो प्रीफिल होकर PDF में आ गया. सो ये इंस्ट्रक्शन किट में भी कैप्चर्ड है. नेम ऑफ द कंपनी AOC4 विल, मतलब फ्रॉम द मास्टर डेटा ऑफ AOC4 दिस विल बी प्रीफिल्ड. सो आपको नेम जो है AOC1 और AOC2 में जहाँ जहाँ आप ये सब डिटेल्स दे रहे हैं वहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज़ बोर्ड रिपोर्ट. सो बोर्ड रिपोर्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जब मैं भी ट्राई कर रही थी तो मुझे भी थोड़ा से इश्यूज़ आए थे, बट समझने के बाद समझ आया कि गलती कहाँ पर हो रही है. तो आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं कि यहाँ पर क्या मैं गलती कर रही थी, और जब मैंने फिर से बनाया फॉर्म तो मेरा ये जो एरर था वो ख़त्म हो गया. अगर मैं बात करूँ, आपको बोर्ड रिपोर्ट में एक MGT14 का SRN मांगा जाता है. ये देखिए, ये मेरा बोर्ड रिपोर्ट है, सेक्शन 186 डिटेल. ये मेरा यूज़र इंटरफेस है, मतलब जब मैं फॉर्म यूज़र इंटरफेस में फिल कर रही हूँ. सो ये मेरी बोर्ड रिपोर्ट है. बोर्ड रिपोर्ट में एक मेरा ऑप्शन आता है डिटेल ऑफ लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी is given by the company as per section 186. अब
यहाँ पर ए में मैंने येस और नो जो मेरा एप्लीकेबिलिटी है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सी में यहाँ पर मुझे बोल रहा है आर देयर एनी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन ऑन विच सेक्शन 186 अप्लाइज, तो मैंने इसको येस करा। अब येस करने के बाद वो मेरे से पूछेगा आपकी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन कितनी है, तो मुझे यहाँ पर मेंशन करना, मेरी एक है तो एक, दो है तो दो। अब जैसे मैंने येस क्लिक करा, ये मेरा नेक्स्ट टेबल जो है वो जनरेट हो जाएगा। अगर मैं नो क्लिक करूँगी तो नो के केस में ये टेबल नंबर 10 मेरा जनरेट ही नहीं, फील्ड नंबर 10 मेरा जनरेट ही नहीं होगा। अगर आपका नो है तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, पर अगर आपका येस है तो येस के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कि आपको ये जो एक्सेल है, एक्सेल में ये कैसे काम करेगा। सो फॉर एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर आपको दिया गया है। सो जैसे आपने येस सेलेक्ट करा, येस के केस में आपकी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन एक है। सो अब आपकी जो एक्सेल जनरेट होगी ना, वो एक्सेल आपकी इस तरीके से जनरेट होगी। ये एक के केस में आपका ये फॉर्म इस तरीके से खुलेगा, आपको ये सारी डिटेल देनी है, तो ये तो आप भर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली जो आप फंसोगे ना वो यहाँ पे फंसोगे। क्या, जैसे आपने यहाँ पर डाल दिया टाइप ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इन केस ऑफ लोन इंटरेस्ट देना है, ब्रीफ ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट, पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन डेट देनी है, और अगर आपके थ्रेशोल्ड पेडअप इंक्रीज़ हुई है, येस और नो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए इस बोर्ड रिपोर्ट में SRN ऑफ MGT 14 मांगा गया है। सो जब आपका ये SRN MGT 14 मांगा जाएगा तो आपको ये जो ऑप्शन है येस और नो, कब सेलेक्ट करना है येस, कब सेलेक्ट करना है नो, दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन किट पढ़ोगे ना, इंस्ट्रक्शन किट में ये देखिए यहाँ पर मेंशन करा गया है, दिस फील्ड शेल बी विजिबल एंड मैंडेटरी इन केस नो इज सेलेक्टेड इन द फील्ड वेदर द ट्रांजैक्शन फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ प्रोविजो टू सेक्शन 186(3) एंड कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पास SR। सो ये वाली जो लाइन्स है वो ये वाली लाइन है एक्सेल की, वेदर द ट्रांजैक्शन फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 186 एंड कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पास SR। तो कहने का मतलब ये है कि आपको MGT 14 का SRN तब देना है जब आप इसे नो सेलेक्ट करोगे, इस वाले ऑप्शन में, मतलब एक्सेल में जैसे आप नो सेलेक्ट करोगे तब आपको SRN MGT 14 का देना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मैं नो क्यों सेलेक्ट करूँ? सो इसके पीछे लॉजिक समझते हैं, नो क्यों सेलेक्ट करूँ, क्योंकि इसको समझने में मैंने भी बहुत टाइम लगाया था, पर जो कंक्लूज़न अराइव्ड हुआ वो ये अराइव्ड हुआ, एंड विच वॉज करेक्ट ऑल्सो। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं 186 का। सो 186(2) जो है वो बात करता है कि अगर आपका एक्सीड करता है 60% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, और 100% ऑफ इट्स फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, विच एवर इज़ मोर। सो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा मैं उतने तक का ही लोन, मतलब बेसिकली कंपनी ले सकती है। अब अगर मैं बात करूँ उससे ऊपर का लोन मुझे लेना है, ठीक है, सो उससे ऊपर का लोन लेना है तो वो कवर है मेरा 186(3) में। सो 186(3) में क्या बोलता है कि अगर आपकी जो लिमिट है, लिमिट कौन सी वाली, ये वाली जो लिमिट है, सो ये वाली लिमिट अगर एक्सीड करती है तो आपको SR पास करने की ज़रूरत होगी। वो क्या बोलता है, वो 186(3) बोलता है। बट यहाँ पर एक कैच और है, SR पास हर किसी केस में नहीं है। ऑल्दो लिमिट एक्सीड कर रही है, बट लिमिट एक्सीड कुछ केसेस में एग्जेम्प्टेड है। वो कहाँ पर एग्जम्पशन दिया गया है, 186(3) में ही आप देखेंगे एक प्रोविज़ो ऐड करा गया है। क्या है वो प्रोविज़ो, अ कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पास SR इफ़ लोन guarantee investment is given to a wholly owned subsidiary, joint venture, or if the acquisition is by holding company of its wholly owned subsidiary and these transactions are disclosed in the financial statement। मतलब कहने का मतलब ये हो गया मोटा मोटा, अगर हम बात करें आपको SR पास जो है वो कब करना है, जब आप इन सब से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, लोन गारंटी और इन्वेस्टमेंट की। बट अगर आप इससे कर रहे हैं तो आपको SR की ज़रूरत ही नहीं है। सो अब अगर हम टेबल की बात करें, जो टेबल में हमें लैंग्वेज दिया गया है, टेबल में लैंग्वेज दिया गया है यहाँ पर देखिए, हाँ, वेदर द ट्रांजैक्शन फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ प्रोविज़ो, प्रोविज़ो की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा ये, प्रोविज़ो टू सेक्शन 186(3),
प्रोविज़ो क्या था हमारा कि अगर हम जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी इनको देंगे तो क्या वो फॉल कर रहा है आपके ऊपर। सो वो वाला हमें यहाँ पर मेंशन करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। केस ए की अगर मैं बात करूँ, मतलब ये फॉल कर रहा है प्रोविज़ो में जहाँ पर एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड गिव्स अ लोन ऑफ ₹10 करोड़ टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। मतलब ए लिमिटेड ने 10 करोड़ का लोन दिया, किसको दिया, होली ओन्ड सब्सिडरी, अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को दिया। अब ये जो लोन दिया था ना वो एक्सीड कर रहा है 60% ऑफ इट्स नेटवर्थ। मतलब यहाँ पे अभी हम जो बात कर रहे थे इस 186.2 की लिमिट को एक्सीड कर रहा है। सो अब इस केस में सिंस WAS को लोन दिया है, प्रोविज़ो में मेंशन है अगर WAS को देंगे तो SR पास करने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस ट्रांजैक्शन को मेंशन करें। तो यहाँ पर सिंस इट इज़ अ WAS एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोविज़ो अप्लाइज, नो SR नीडेड। सो होली एंड सब्सिडरी को दिया, सो उस केस में क्या है, SR की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा है कि SR की ज़रूरत है ही नहीं जब मैं इनको लोन दूंगा। अब सेकंड, सो इस केस में one need to select as yes in below Excel table. Company is not required to pass SR, hence no need to fill SRN detail of MGT14. So यहाँ पर देखिए आपने SR पास नहीं करा ना, सो SR नहीं पास करा, इसीलिए इस टर्म को अगर आप ध्यान देंगे, वेदर द ट्रांजैक्शन फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ प्रोविज़ो, क्या आपकी जो ट्रांजैक्शन है प्रोविज़ो में फॉल करती है, यस करती है। क्या कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पास SR, क्या कंपनी को SR पास करने की ज़रूरत नहीं है, यस कंपनी को SR पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर इस तरीके से बनेगा कि कंपनी को SR पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो उस केस में यहाँ पर यस सेलेक्ट होगा। सो यस सेलेक्ट होगा तो आपको MGT14 का SRN देना ही नहीं है, क्योंकि आपने SR तो पास नहीं करा ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं। डज नॉट फॉल अंडर प्रोविज़ो SR रिक्वायर्ड, मतलब B लिमिटेड गिव्स अ लोन ऑफ ₹50 करोड़ टू C प्राइवेट लिमिटेड। मतलब यहाँ पर C प्राइवेट लिमिटेड जो है वो WAS भी नहीं है, होल्डिंग भी नहीं है, कोई भी इस तरीके का प्रोविज़ो में फॉल नहीं कर रही, मतलब एक अनरिलेटेड कंपनी है। बट यहाँ पर जो लिमिट है वो लिमिट एक्सीड कर रही है। सो उस केस में अगर मैं बात करूँ, सिंस C प्राइवेट लिमिटेड इज़ नॉट अ WOS और जॉइंट वेंचर ऑफ B लिमिटेड, सो प्रोविज़ो डज नॉट अप्लाई, बिकॉज यहाँ पर अगर WAS होती तो प्रोविज़ो अप्लाई होता। सो अब जब प्रोविज़ो अप्लाई नहीं हो रहा है और लिमिट भी एक्सीड कर रही है तो उसके इसमें ऑफकोर्स प्रायर अप्रूवल इन जनरल मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड, एंड जनरल मीटिंग में रिक्वायरमेंट है तो SR पास होगा। SR पास होगा तो ये वाला जो टेबल में अभी हम बात कर रहे थे वहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना पड़ेगा। Hence, mandatory to mention SRN of MGT14 as a special resolution is passed. मतलब फिर से आते हैं हम टेबल पर। यहाँ पर देखिए वेदर द ट्रांजैक्शन फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ प्रोविज़ो, क्या आपकी जो ट्रांजैक्शन है प्रोविज़ो में फॉल कर रही है, यस कर रही है। एंड, क्योंकि ये एंड कंडीशन है, दोनों को एक साथ पढ़ना है। एंड कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पास SR, क्या कंपनी को SR पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर क्या होगा, नो। कंपनी तो पास करेगी ना SR, क्योंकि अनरिलेटेड कंपनी को लोन दिया है। तो यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट करोगे, यस, मतलब यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। सो नो सेलेक्ट करोगे तो उस केस में आपको SRN ऑफ MGT14 देना पड़ेगा। दैट इज़ वॉट मेंशन इन द किट। द फील्ड शैल बी विजिबल व्हेन नो इज सेलेक्टेड इन दिस फील्ड, एंड इन दिस केस SRN ऑफ MGT14 इज़ रिक्वायर्ड। सो अगर किसी को भी इस तरीके का इशू आ रहा है कि भाई मैंने एक्सेल फाइल बोर्ड रिपोर्ट की अपलोड करी और मेरे को एरर दे रहा है SRN 14 MGT14 का डालूँ, तो एक बार इस लॉजिक को ध्यान से समझिएगा, इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझिएगा। ये जो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर समझाया है इसको ठीक से पढ़िएगा, आपको समझ आएगा कि ये यहाँ पर जो वैलिडेशन लगाया है ये यहाँ पर क्यों मांग रहा है, तो आपको समझ आएगा ये वाला चीज़। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, लॉजिकली समझाया है, तो आपको इस वाले फील्ड में कभी भी ऑफलाइन में इशू नहीं आने वाला, दैट आई एम प्रिटी श्योर। आइए नेक्स्ट टिप्स की बात करते हैं। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इशू आ सकता है इस केस में, क्योंकि मेरे को भी आया था। लिमिट्स ऑफ कैरेक्टर, अगर मैं बात करूँ
पॉइंट नंबर मतलब इन एक्सेल एट फील्ड नंबर 7 मतलब डायरेक्टर्स कमेंट, फील्ड नंबर 8 ये बोर्ड रिपोर्ट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। सो कुछ फील्ड हैं जहाँ पर आपको एक्सेल की मतलब वो टेक्स्ट का जो है वो लिमिट दे रखा है। मतलब फील्ड नंबर 7 पर, फील्ड नंबर 7 है डायरेक्टर कमेंट, फील्ड नंबर 8 पर सेक्रेटरी ऑडिटर रिमार्क, फील्ड नंबर 11 पर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, फील्ड नंबर 23 7th एंड 8 डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल समरी। सो ये सारी की सारी कुछ फील्ड हैं, और भी कुछ फील्ड हो सकती हैं जहाँ पर आपको कैरेक्टर लिमिट दे रखी है। सो अगर आपको कैरेक्टर लिमिट दे रखी है और आपका जो कंटेंट है उसमें आ नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शनल अटैचमेंट में अपनी उस बेसिकली कंटेंट को टाइप करना है, डायरेक्टर से साइन कराना है, और साइन करा के यहाँ पर ऑप्शनल अटैचमेंट में बोर्ड रिपोर्ट में अटैच कर देना है। बिकॉज़ यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि अगर आपका जो स्पेस है वो कम पड़ रहा है डिटेल के लिए, तो आप उसे ऑप्शनल अटैचमेंट में इंक्लूड करें। या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, इन किसी भी फील्ड में अगर आपको लग रहा है कि 1000 वर्ड्स का दिया गया है और मेरा जो है वो 2000 का कंटेंट है, तो आप वहाँ पर लिख दीजिए एज़ पर अटैच्ड एनेक्चर, और एनेक्चर पूरा का पूरा अटैच कर दीजिए, रादर देन ये करने की बजाय कि आपने 10 लाइनें बॉक्स में लिख दी और 10 लाइनें वहाँ पर लिख दी, तो आप एनेक्चर भी अटैच कर सकते हैं। बट एनेक्चर अटैच करते वक्त ये ध्यान रखिएगा, आपका जो फाइल का साइज़ है, मतलब पूरे फॉर्म का साइज़ AOC फॉर्म में 10 MB है, तो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए ये फील्ड नंबर 7 है ऑडिटर कमेंट। ये मैंने स्क्रीनशॉट सबके लगाए हुए हैं कि कौन कौन सी फील्ड है। यहाँ पर डायरेक्टर कमेंट में ये फील्ड में ना आपको जो एरर आएगा वो आएगा, प्लीज़ एंटर अ वैलिड वैल्यू, मैक्सिमम लेंथ अलाउड 1000। सो इंस्ट्रक्शन किट में ये क्लियरली मेंशन है, इन दिस फील्ड मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर शैल बी अलाउड टू एंटर। सो जैसे आप इस फील्ड में क्योंकि कॉपी करके पेस्ट करोगे, पेस्ट करने पे आपको ये एरर देगा तो आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन किट रीड करोगे, रीड करने पे आपको पता चलेगा, वहाँ पर एक क्लॉज डाला हुआ है, एक लाइन आइटम डाला हुआ है कि अगर आपको कहीं पर भी स्पेस कम पड़ रहा है तो आप उसको ऑप्शनल अटैचमेंट में लगा सकते हैं। सो ये देखिए मैंने सबके स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। सेक्रेटरियल ऑडिटर का ये इस तरीके से आएगा, वहाँ पर आपको डायरेक्टर्स कमेंट देना है सेक्रेटरियल ऑडिटर के अगेंस्ट में, उसमें भी आपको 1000 की कैरेक्टर लिमिट दे रखी है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी अफेयर्स, ये फील्ड नंबर 11 है। फिर फील्ड नंबर 23 7th और 8th फाइनेंशियल समरी एंड चेंज इन बिजनेस। ये जनरली बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा लेंथ का मैटर होता है, तो उस केस में आप टेक्स्ट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते तो टेक्स्ट बॉक्स की जगह आप अटैचमेंट में भी लगा सकते हैं, या हाफ टेक्स्ट बॉक्स और हाफ आप अटैचमेंट में लगाइए, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। सो ये देखिए ये हमारा डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल और डिस्क्लोजर इन चेंज इन बिजनेस। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली टिप्स था कि कैरेक्टर लिमिट जहाँ पर भी कम है तो आप उस केस में ऑप्शनल अटैचमेंट करके आप फॉर्म फाइल कर सकते हैं, ताकि आप रुके ना इस फॉर्म को फाइल करते वक्त। देन दिस इज़ प्रो टिप। इस टिप को करने के बाद बहुत सारे प्रोफेशनल्स को हेल्प होने वाली है अगर ये फॉलो करी तो। सो अगर आप बात करेंगे रूल 8A, पहले हम सेक्शन समझते हैं कि रेलिवेंट सेक्शन है कौन सा, फिर हम बात करेंगे ये किस फील्ड नंबर के बारे में बात कर रहा है। सो अगर आप बात करें रूल 8A में हमें दिया गया है कि 1% कंपनी और OPC के केस में बोर्ड रिपोर्ट में कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड होंगे। सो टोटल जो है वो 11 मैटर्स हमें इंक्लूड करने के लिए हमें रूल 8A बोलता है। कौन कौन से? वेब एड्रेस, मीटिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लेनेशन और कमेंट बाय ऑडिटर। सो ये सारे के सारे बेसिकली 11 मैटर्स हैं। सो व्हेन यू सेलेक्ट एज येस इन फील्ड नंबर 2A इन वेब फॉर्म, whether company is OPC or small company as at financial year end date, means your company is small or OPC, then in generated Excel or board report you need required to fill above 11 details only। मतलब यहाँ पर देखिए ये आपका बोर्ड रिपोर्ट का यूज़र इंटरफेस है। सो जैसे ही आप यहाँ पर ए में वेदर कंपनी इज़ एन OPC और स्मॉल कंपनी एज एट द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, जैसे आपने येस सेलेक्ट करा कि आपकी कंपनी स्मॉल है,
तो उस केस में आपकी ये सारी फील्ड ही बोर्ड एक्सेल की बोर्ड रिपोर्ट में फिल करनी है। तो जब आपका बोर्ड रिपोर्ट एक्सेल जनरेट होगा ना, बहुत सारी फील्ड आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, पर आप आंख बंद करके सिर्फ इन फील्ड पर जाइएगा जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ये देखिए, सो टोटल 26 फील्ड है, ठीक है। टोटल 26 में से आपको कितनी भरनी है? 11 ही फील्ड भरनी है, बिकॉज फॉर्म जो है वो सब कंपनी के हिसाब से बनाया गया है। पर अगर आपकी स्मॉल कंपनी है, ज़्यादातर कंपनियां स्मॉल ही होती हैं, सो अगर मैं बात करूँ स्मॉल कंपनी है आपकी, तो स्मॉल कंपनी के केस में ये जो फील्ड है, मतलब ये वाली फील्ड, ठीक है, ये वाली जो फील्ड है, फील्ड नंबर 23A से लेके यहाँ तक, मैं येलो मार्क कर देती हूँ इसे, ये वाली फील्ड ही आपको भरनी है। बाकी जो फील्ड है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब एक एक फील्ड के बारे में बताया गया है। फील्ड नंबर 23A, ये इंस्ट्रक्शन किट से ही ली गई है सारी की सारी। अगर आप इंस्ट्रक्शन किट ध्यान से पढ़ेंगे, आपको सारी की सारी चीज़ वहाँ पर दी गई है, पर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सो 23A में क्या बोल रहा है? टेक्नोलॉजी absorption as per rule 83B. This field will be mandatory in case no is selected in field number whether company is OPC. So जब ये मैंडेटरी कब होगा? जब नो सेलेक्ट करा है। तो मैंने यहाँ पर क्या सेलेक्ट करा है? येस सेलेक्ट करा है। तो येस सेलेक्ट करा है, तो इस केस में मेरी ये जो फील्ड है वो मैंडेटरी नहीं है। मतलब वो जो मेरा ग्रीन वाला एक्सेल में फील्ड आ रहा है ना, मुझे एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ना है, उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको NA भी नहीं डालना, आपको कुछ भी नहीं डालना, आप एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देना। सेम अप्लाई फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग एनर्जी, बिकॉज रूल 8A में कहीं पर भी एनर्जी की बात नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये 11 चीज़ों के बारे में बोल रहा है, बोर्ड रिपोर्ट में मेरे को डिटेल प्रोवाइड करो। तो जब आप एक्सेल भरेंगे तो ये जितनी भी जहाँ जहाँ ये मैंने पर्पल कलर का मार्क करा है इंस्ट्रक्शन किट से लेके, वो सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेल में नहीं भरनी, एज इट इज़ ब्लैंक छोड़नी है। ये आपका एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैकपॉट समझ लो कि इतनी मेहनत करके ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाए हैं, और जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है जब आप बोर्ड रिपोर्ट फाइल मतलब फिल करोगे, बोर्ड रिपोर्ट एक्सेल फिल करोगे। तो ये जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन किट से मैंने लिए हैं, हर जगह ये देखिए ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। तो जहाँ जहाँ ये वाला पॉइंट मेंशन है, तो इसका मतलब यही है जो अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करा है। तो ये जितने भी सेक्शन हैं, ये आपको क्या करने हैं, ये आपको नहीं फिल करने हैं। ये देखिए यहाँ पर हर जगह बोला हुआ है नो नो। अब एक्सेल की बात करें कैसे आएगा, ये देखिए, ये आपका एक्सेल रहेगा बोर्ड रिपोर्ट का 23 डिटेल ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी ये ग्रीन कलर में है। तो अब अगर आप एक्सेल देखेंगे ना, एक्सेल का रीड मी करके, रीड मी मतलब इंस्ट्रक्शन किट एक्सेल में भी दे रखी है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वहाँ पर दिया होगा कि आपको कोई फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़नी है, पर यहाँ पर आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। एप्लीकेबल होगा तो ब्लैंक नहीं छोड़नी है, बट ये तो आपकी स्मॉल कंपनी है या OPC है, तो आपको ये टेक्नोलॉजी वाले बॉक्स में आपको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देना है। सेम एनर्जी वाले बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देना है। सेम फॉरेन एक्सचेंज, दो इट इज़ मैंडेटरी, यहाँ पर देखिए एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है, बट OPC के केस में ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये आपको मतलब ऐसे एस्ट्रिक समझ के, जैसे हम फॉर्म में फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पर एस्ट्रिक सारे के सारे हमें भरने होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेल में एस्ट्रिक का मार्क का होना कंपलसरी नहीं है। हमें इंस्ट्रक्शन किट के हिसाब से चलना है, और जो हमारा रूल है रूल के हिसाब से चलना है। सो ये सारी की सारी फील्ड हमें क्या करनी है? ब्लैंक छोड़ देनी है, कुछ भी फिल नहीं करना है इसमें। सेम अप्लाई फॉर दिस डिपॉजिट वाला सेक्शन 23(1) से लेके 9 तक, ये पूरा डिपॉजिट का सेक्शन है। ये जितने भी आपको ब्लैंक छोड़ देनी है, आंख बंद करके, कुछ नहीं भरना है इसमें आपको। सेम 23H, इसमें क्या मांग रहा है? यहाँ पर एनुअल इवैल्यूएशन मांग रहा है, ये भी आपको ब्लैंक छोड़नी है। सेम आपको अदर स्टैट्यूटरी लॉज जो हैं उसके बारे में, मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के लिए, ये सारे के सारे सेक्शन आपको क्या करना है? ब्लैंक छोड़ना है। तो आपका जो बोर्ड रिपोर्ट होगा ना OPC और स्मॉल कंपनी के केस में, बहुत बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जाने वाली है, एंड आप आधे घंटे में ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर दोगे। बहुत ईजी है ऑफलाइन फॉर्म, पर जब आप बनाओगे तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली कैसे बनेगा ये। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। अब इसमें मुझे एक ही पॉइंट लगा मेंशन करने के लिए। फील्ड नंबर 6C में अगर आप जाएंगे, सो वहाँ पर डायरेक्टर के कमेंट जो है वो मैंडेटरी है उसी केस में जब अनफेवरेबल सेलेक्ट करोगे डिस्क्लेमर। नहीं तो जैसे आप
ऑडिटर रिपोर्ट की एक्सेल अपलोड करोगे वहाँ पर आपको एरर देगा कि आपने अनफेवरेबल सेलेक्ट करा है, अपने डायरेक्टर के कमेंट ऐड नहीं करे हैं। तो मेक श्योर ये इंस्ट्रक्शन किट में भी मेंशन है यही चीज़ कि अनफेवरेबल सेलेक्ट कर रहे हो या डिस्क्लेमर सेलेक्ट कर रहे हो। जनरली ये दोनों क्लॉज एप्लीकेबल होते नहीं हैं, क्लॉज नॉट एप्लीकेबल या फेवरेबल ही होते हैं, बट कई केसेस में अनफेवरेबल भी आता है। तो अनफेवरेबल के केस में आपको डायरेक्टर का कमेंट ज़रूर देना है। सो ये सारे के सारे बेसिकली इम्पॉर्टेंट टिप्स थे, या मिस्टेक कह लो, आपको अवॉइड करने से बचना है। आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ऑफलाइन बनाने में बहुत हेल्प होने वाली है। और कोई भी आपको क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो पसंद आई है, एक लाइक बटन पर जाके हिट ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको। और कोई भी क्वेरीज़ होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कुछ क्वेरीज़ हैं इनसे रिलेटेड। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।